बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में एक बड़ा हादसा टल गया। वार्ड में बेड पर छत का एक हिस्सा गिर पड़ा और छत गिरने से मासूम बच्चे बाल बाल बच गए। तो अस्पताल भवन की गुणवत्ता पर इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं। मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है। तो नोएडा के सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में गुरुवार को यह बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल के एक वार्ड में मरीज के बेड के ऊपर अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। घटना के समय बेड पर भर्ती एक बच्चा मौजूद था जो संयोगवश बाल बाल बच गया। हादसे के बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई और मरीजों के परिजन घबरा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छत का मलबा सीधे बेड के पास गिरा। समय रहते बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। इस हादसे ने सरकारी अस्पताल की भवन गुणवत्ता और रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मासूम मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक है। घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि छत गिरने के कारणों की जांच कराई जाएगी और अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? पीजीआई का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि चाइल्ड पीजीआई में छत का हिस्सा एक मरीज के बेड पर जा गिरा, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। बिल्कुल साहिल, देखिए माना जा सकता है सुबह एक बड़ी घटना देखने को मिली है क्योंकि ये करोड़ों रुपए की लागत से एक पीजीआई जो हॉस्पिटल बनाया गया था नोएडा के सेक्टर स्थित चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई। ये अस्पताल के वार्ड के मरीज में बेड के ठीक ऊपर अचानक छत का बड़ा हिस्सा गिर गया और कहीं ना कहीं गनीमत रही कि बेड पर मौजूद मासूम बच्चा बाल बाल बचा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कहा जा सकता है साहिल कि जिस तरीके से ये करोड़ों रुपए की लागत से ये हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन इससे पहले भी हमने डेली 24 भारत ने एक बड़ी खबर भी चलाई थी कई महीने पहले। इसकी जो जांच पड़ताल की थी, किस तरीके से छत से पानी टपकता है, किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा करकट रहता है, किस तरीके से बेसमेंट में पानी भर जाता है, ये हमने प्रमुखता से खबर भी चलाई थी। खबर का असर भी देखने को मिला था, लेकिन आज फिर एक बड़ी घटना नोएडा के सेक्टर 30 में जो चाइल्ड पीजीआई अस्पताल है उसमें देखने को मिली है। हादसे के बाद पूरे वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। इस घटना में सरकारी अस्पताल की जो इमारतें हैं कहीं ना कहीं रखरखाव पर जो गंभीर सवाल है वो खड़े होते दिख रहे हैं साहिल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस बेड के ऊपर ये छत का मलबा गिरा है उसमें एक बच्चा था, लेकिन भाग्यवश ये जो मलबा है वो बच्चे के ऊपर नहीं गिरा और अब इस पूरे अस्पताल के रखरखाव को लेकर और मेंटेनेंस को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। जायज है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहाँ बच्चों का इलाज होना चाहिए वहाँ उनकी जान ही खतरे में क्यों पड़ रही है। अगर उस वक्त बच्चा या उसके परिजन छत के ठीक नीचे होते तो इसका अंजाम कितना भयावह होता, कितना डरावना होता, कितना खतरनाक होता, इसका अंदाजा शायद हम नहीं लगा सकते, ना ही कोई लगा सकता है। अब देखना होगा कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि सवाल है और सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। फिलहाल ये घटना नोएडा के सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर स्थित चाइल्ड पीजीआई अस्पताल की है, जिसने मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करते हैं साहिल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासन जो है, अस्पताल का प्रबंधन जो है, उनका क्या कुछ कहना है अरबाज? क्या किसी तरह का कोई बयान सामने आया है या इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की बात कही जा रही है? क्या कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा सकती है आने वाले समय में? देखिए साहिल, बात की जाए जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज होते हैं, क्या खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि अभी तक किसी का जो बयान है वो जारी नहीं हुआ है। सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में लोग भी और इंतजार कर रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। फिलहाल कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो छोटे मछलियां हैं वो बच जाती हैं, बड़े मगरमच्छ जो हैं उनको बचाने के चक्कर में जो छोटी मछलियां वो फंस जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जवाब जो है वो खड़े होते दिख रहे हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। करोड़ों की लागत से ये अस्पताल बनाया गया, बच्चों का ये हॉस्पिटल है और बच्चे जहाँ बच्चे अपने इलाज के लिए जाते हैं वही सुरक्षित न रहे, उनकी ही जान को खतरा हो तो बच्चे कहाँ जाए।
गया है। साहिल, बिल्कुल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अस्पताल भवन की गुणवत्ता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरीके का यह हादसा हुआ है, मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चाइल्ड पीजीआई अस्पताल की ये घटना है जहां पर छत का मलबा एक बेड पर जा गिरा। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया। वहीं हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र 60 के ग्राम तिगरी में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व वरिष्ठ सपा नेता पदम सिंह जाटव ने किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियों, विचारों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। पदम सिंह जाटव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, समान अवसर और सभी वर्गों के सम्मान की राजनीति में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी और सशक्तिकरण पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। चौपाल के दौरान प्रदेश में विकास, शिक्षा, रोजगार, किसानों के हित और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पदम सिंह जाटव ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें पार्टी के दृष्टिकोण से अवगत कराया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। टिगरी की पावन धरती पर टिगरी के नौजवान, बुजुर्गों और बच्चों को मेरा नमस्कार और समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। तो मैं और समाज के भी बैठे होंगे लोग, लेकिन सबसे पहले मुझे शिकायत, क्या मैं अपील ही करना आया हूँ अपने समाज से। पदम सिंह जाटव मेरा नाम है, आपने बैनर पर देख लिया। समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ आज से नहीं, 2008 से। समाजवादी पार्टी से ही गढ़ विधानसभा से मैंने टिकट मांगा है। बहुत यहाँ बुजुर्ग होंगे, उन्हें पता होगी। वहीं बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, बोबी और भाजपा नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने के नेतृत्व में आयोजित स्वागत समारोह में जिले भर से बड़ी संख्या में पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर सुरेश राणा के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और जोरदार नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम और भाजपा के जय घोषों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यकर्ताओं का उत्साह और संगठनात्मक एकजुटता पूरे आयोजन में देखने को मिली। अपने संबोधन में सुरेश राणा ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठन की नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, साथ ही बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान ने कहा कि सुरेश राणा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने से पश्चिम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया है। वहीं ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने उनके संगठनात्मक अनुभव को पार्टी के लिए बड़ी ताकत बताते हुए आगामी कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से सफल बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से 4 नए नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार विभिन्न नगर इकाइयों में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी सूची के मुताबिक ऐश मोहम्मद को मीरापुर नगर अध्यक्ष, वसीम अहमद को खतौली नगर अध्यक्ष, इफ्तिकार अहमद को पुरकाजी नगर अध्यक्ष और अफजल को भोकरहेड़ी नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ पार्टी ने स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को और सक्रिय बनाने का संदेश दिया है। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने उम्मीद जताई कि सभी नवनियुक्त नगर अध्यक्ष पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ संगठन को मजबूत करेंगे, साथ ही पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान भी किया। नियुक्ति की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने, साथ ही जनता के बीच पार्टी की सक्रियता बढ़ाने का भरोसा भी जताया। वहीं मुजफ्फरनगर में गर्मी की पहली बारिश के बाद नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मीनाक्षी चौक के पास सड़क अचानक से धंस गई। सड़क धंसने से करीब 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और यातायात प्रभावित हुआ। प्राथमिक आशंका है कि पुरानी सीवर पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी कमजोर हो गई, जिससे बारिश के बाद सड़क धंस गई।
हालांकि सड़क धंसने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क लंबे समय से नीचे से खोखली हो चुकी थी, लेकिन समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क को तत्काल बैरिकेडिंग कर यातायात के लिए बंद कर दिया गया और मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने और प्रभावित क्षेत्र से सावधानी पूर्वक गुजरने की अपील की है। फिलहाल मरम्मत कार्य जारी है और अधिकारियों का कहना है कि सड़क को सुरक्षित बनाने के बाद ही यातायात बहाल किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक ने वित्तीय प्रदर्शन में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित करने पर प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बैंक को लखनऊ में आयोजित सहकारी सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बैंक प्रबंधन को सम्मानित किया, जबकि सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर ने इस उपलब्धि पर बैंक के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान सहकारी क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ठाकुर रामनाथ सिंह ने सफलता का श्रेय बैंक के निदेशक, मंडल अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेष रूप से किसानों को दिया। उन्होंने कहा कि किसान के विश्वास, कर्मचारियों की मेहनत और पारदर्शी कार्यशैली के कारण बैंक प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल हुआ है। बैंक प्रबंधन ने कहा कि भविष्य में भी किसानों और खाता धारकों को बेहतर एवं आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। इस उपलब्धि से मुजफ्फरनगर का जिला सहकारी बैंक पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। वहीं शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने का प्रयास किया। पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा डायल 112 पर दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के दौरान एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों में नियमित पैदल गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस दौरान थाना भवन के प्रभारी निरीक्षक सहित स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं गाजियाबाद में साइबर ठगों ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर एक महिला डॉक्टर से 6.24 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठगों ने गैस सेवा से जुड़े अपडेट का झांसा देकर डॉक्टर के मोबाइल पर एक APK फाइल भेजी, जिसे डाउनलोड करते ही साइबर अपराधियों ने बैंक खाते तक पहुंच बना ली। जानकारी के अनुसार साहिबाबाद के राजेंद्र नगर निवासी डॉक्टर कुसुम गुप्ता के मोबाइल पर IGL के नाम से एक संदेश आया, जिसमें गैस सेवा से संबंधित जरूरी अपडेट बताकर APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा गया। डॉक्टर ने फाइल इंस्टॉल कर ली, जिससे कुछ ही समय बाद उनके बैंक खाते से 6.24 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। लेन देन की जानकारी मिलने पर डॉक्टर कुसुम गुप्ता ने तत्काल गाजियाबाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस से साइबर ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और ठगी गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। साइबर विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या APK फाइल को डाउनलोड ना करें और केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। 28 तारीख को एक IGL की APK फाइल आई थी। वो एक बार पहले भी 16 जून को भी आई थी, तब भी उन्होंने मुझे बार बार कॉल भी कर रहे थे वो कि मैडम आप अपना बता दें, लेकिन मैं बिजी थी उस समय, खोल नहीं पाई। और इस बार मैंने लिंक खोल ली सोच करके कि क्या पता वो बिल आया होगा IGL का, गैस कनेक्शन का, तो इसलिए खोल ली मैंने। तो वो बस हैक हो गया फ़ोन और मेरे लगभग 6,24,000 रुपये की ठगी हो गई। 13 ट्रांजेक्शन हो गया उसमें, 6,24,000। आपको कब पता चला? मुझे लगभग ये 10 से 11 के बीच में हुआ। वो फिर किसी का फ़ोन आ रहा था तब पता चला, तब देखा फ़ोन, तब देखा इतने सारे मैसेज आए हुए हैं ICICI बैंक की तरफ से का हुआ है अकाउंट ICICI बैंक का। जब वो पहला मैसेज आपके ट्रांजैक्शन का आया तो आपने गौर नहीं किया उसमें? नहीं, वो सब मैंने एक साथ तभी एक देखे, लगभग 13 ट्रांजेक्शन हुए तब एक साथ ही देखे। तो उसके बाद तो हमने ब्लॉक करा दिया अकाउंट, ICICI वालों को फ़ोन करके कि हमारा अकाउंट हैक हो गया, ऐसे ब्लॉक करो। तो आपने कंप्लेंट भी की इसमें? हाँ, कंप्लेंट करी साइबर सेल में जा करके, थाना उसमें गए पहले लाजपत नगर साहिबाबाद में। उन्होंने कहा ये तो 5 लाख से ऊपर की है, इसलिए कोतवाली में गए जो घंटाघर गाजियाबाद में,
उन्होंने फिर ऑनलाइन हमारी कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस का क्या कहना है इसमें? पुलिस का यही कहना है कि अब हम तहकीकात करेंगे कि वास्तव में ठगी हुई है और उन लोगों के जिन जिन अकाउंट में पैसे गए उनको हम फ्रीज कर देंगे और फिर लगभग 3 महीने का समय लगेगा इन सब में। पुलिस की आपसे क्या मांग है? यही है कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए, कार्रवाई और हमारे पैसे वापस। वहीं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में बुधवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और 2 संदिग्ध बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार कनावनी पुलिया के पास बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक पर सवार 2 युवकों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की गोली दोनों बदमाशों के पैरों में लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ यादव उर्फ गोली और अमन यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने गाजियाबाद, नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग और चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की पल्सर मोटरसाइकिल और पीली धातु का एक टुकड़ा भी बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि सौरभ यादव पर 3 दर्जन से अधिक और अमन यादव पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस बरामद सामान और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु कमिश्नरेट गाजियाबाद में लगातार ही सघन चेकिंग की जा रही है। आज उसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई को देर शाम थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में कनावनी पुलिया के पास पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 5/6 की पुलिया की ओर से एक बाइक सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इनके द्वारा बाइक को ना रोकते हुए तेजी से वापस घुमाया गया तथा अनियंत्रित होकर के आगे जाके गिर गए। अपने आप को पुलिस टीम से गिरा हुआ देखकर इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग, जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसमें इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन्हें तत्काल ही उपचार हेतु नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनसे पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना नाम सौरभ तथा अमन बताया है। इनके द्वारा दिल्ली, एनसीआर तथा गाजियाबाद क्षेत्र में पूर्व में लूटपाट, चोरी, स्नैचिंग की घटनाएं कारित किया जाना स्वीकार किया गया है। विगत दिनों थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई एक स्नैचिंग की घटना में इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इनके कब्जे से पीली धातु, उस स्नैचिंग की घटना से संबंधित एक पीली धातु की टिकिया, 2 अवैध तमंचे तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनमें से अभियुक्त सौरभ का ऊपर लगभग 3 दर्जन से अधिक अभियोगों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है तथा अमन के ऊपर आधा दर्जन से अधिक अभियोगों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र स्थित ग्राम कचेड़ा में बुधवार को एक लेबर कैंप में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टीन शेड के भीतर बनी एक झोपड़ी में रखा छोटा घरेलू गैस सिलेंडर फटने से ये आग लगी, जिसने देखते ही देखते पास के टीन शेड को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे आग को आसपास के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लेबर कैंप में रह रहे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और समय रहते उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। हालांकि आग से टीन शेड और उसमें रखे सामान को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने आग से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और सुरक्षा मानकों के पालन पर भी जोर दिया जा रहा है। 10:50 पे फायर सर्विस कंट्रोल रूम को कादलपुर गांव है, कचेड़ा थाना बादलपुर पड़ेगा, यहाँ पे झुग्गियों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। त्वरित प्रभाव से हमने 3 गाड़ियां मौके के लिए रवाना की है। वहां जाके देखा गया कि ये जो आग है निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लेबर कैंप है, उसमें आग लगी थी। ये कैंप जो है टीन शेड से बने हुए थे और टीन शेड्स में 2 टीन शेड्स में आग लगी हुई थी। उसमें ये आग जो है एलपीजी सिलेंडर्स के एलपीजी लीकेज की वजह से लगी थी और कुछ सिलेंडर्स ब्लास्ट भी हो रहे थे। तत्काल प्रभाव से हमारी 3 गाड़ियां पहुंची हैं। गाजियाबाद की भी हमने गाड़ी बुला ली थी और इन गाड़ियों की मदद से हमने लगभग 45 मिनट फायर फाइटिंग के बाद जो है आग को पूर्णतः बुझा दिया है। इसमें कोई भी इंजरी नहीं हुई और कोई भी जनहानि नहीं हुई। आग को पूर्णतः बुझा दिया गया। 10:50 पे फायर। वहीं गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर मोहित नामक युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए लोगों को शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि मोहित का कुछ लोगों से पहले से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद समझौता हो गया था।
आरोप है कि इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने मोहित को बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया और वहां तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद सड़क पर जाम लगने से यातायात प्रभावित रहा। परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए कहा कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी 2-3 महीना पहले इस गौरव ने पीछे क्रॉसिंग के बराबर में एक दुकान वाले को चक्कू मारी थी। उस चक्कू के उसमें वो जेल चला गया था। वहाँ से इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये फिर ये छूट के आ गया 1 महीना में। एक गौरव नाम का जो आदमी है, कहाँ रहता है? ये रहता है आपके ये क्रॉसिंग के पीछे, इसमें क्या कहते हैं इसे, सेम बिहार में। इसके भैया का नाम विपुल शर्मा है। तो आपके लड़के की और गौरव की मुलाकात कैसे हुई थी? कहाँ मिले थे ये लोग? ये लड़का यही रहता है, देव के यहाँ आता जाता है, और ये मोहित भी देव के यही आता जाता है। सर मेरा नाम मनीष है, मैं मोहित का भाई हूँ। मामला इसमें ये था कि इनका आपस आपसी पहले कहा सुनी हुई थी, 10 से 20-15 दिन पहले हुई होगी मैक्सिमम। उसके बाद इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, दोस्ती हो गई थी। लेकिन इन्होंने रंजिश बनाई थी इसे बाहर ले जाकर के मारने की। बाहर ये लेकर गए थे खाटू श्याम पहले इसको, वहाँ ये सक्सेस नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद ही अगले दिन नेक्स्ट जब ये खाटू श्याम से आए थे, नेक्स्ट डे ये तुरंत ही क्या कहते हैं हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में ये सक्सेस नहीं हो पाए। और उन लड़कों का नाम एक का नाम देव है, एक का नाम न्याय है, और एक का नाम गौरव है, और एक का नाम हरि है। ये 4 लड़के हैं। इन 4 लड़कों ने मिलके मेरे भाई को मारा है। पहला फुसलाकर यहाँ पे ले गए बर्थडे के बहाने कि मेरा बर्थडे है यहाँ पर। पहले उनकी ट्रिप भी हुई थी। टोटल 6 लोग थे, 2 का पता नहीं है। वहीं गाजियाबाद में 2 जुलाई से 4 जुलाई तक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का आयोजन किया जाएगा। जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर कुल 42,420 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों की निगरानी CCTV कैमरों से की जाएगी, जबकि पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की सघन जांच होगी। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो परीक्षा शुरू होने से पर्याप्त समय पहले अपने निर्धारित केंद्र पर पहुंचे। साथ ही प्रवेश पत्र के साथ वैध फोटो पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं। साथ ही परीक्षा अवधि के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए, ताकि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।